वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। बी फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं तो एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होते हैं। तो आपको बता दूं, जब आप प्राचीन इतिहास लेते हैं या एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। पहले पेपर में आप प्राचीन भारत के राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में जानते हैं, और दूसरे पेपर में आप भारत में पुरातत्व, पुरालेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पेपर नंबर 1 का लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का मॉडल पेपर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। प्ले लिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, बाकी और वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। पेपर 2 के ऑब्जेक्टिव और चैप्टर 1 इन सभी की वीडियोज़ आपको मिल चुकी होगी। और आज का जो वीडियो है वो पेपर नंबर 2 का ही है और लिखित टाइप का मॉडल पेपर है, जिसमें हम अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो पेपर नंबर 2 का लिखित मॉडल पेपर है। भारत में पुरातत्व, पुरालेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले अधिकतर सब्जेक्ट का लिखित मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। लिखित मॉडल पेपर मतलब ये होता है जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपको मिलेंगे प्राचीन इतिहास बीए तृतीय वर्ष के 5th सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 में। ठीक है, 2024 की परीक्षाओं के लिए, 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर नंबर 2 में भारत में पुरातत्व, पुरालेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, पेपर जो होता है आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 10 होती है। 10 के 10 प्रश्नों को अर्थात सभी प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य होता है। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर भी लिखना होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही बारीकी से, आसानी से हम लोग समझेंगे कि आखिरकार उत्तर को आपको कैसे लिखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो जिन प्रश्नों को हमने इसमें रखा है, ये मैंने खुद प्रश्नों को छांटा है और इसलिए रखा है आपके समस्त सिलेबस को पढ़ने के बाद में ये प्रश्न ऐसे मिले हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही मेहनत लगती है इस प्रकार के वीडियोस को बनाने में। तो इसलिए आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस में बना सकूं, मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों का साथ इसी प्रकार से बरकरार रहे। यही आप थोड़ा सा सहयोग करें हमारा, बाकी हम आपके लिए हमेशा इस तरीके की मेहनत लगातार करते रहेंगे। अभी आप लोगों के लिए एक व्यवस्था चल रही 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो। 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब होता है आपके ऐसे टॉपिक जिनसे परीक्षा में प्रश्न आपके बहुत पूछे जाने वाले हैं। तो परीक्षा के अंत समय में उन 14 टॉपिक्स को आपको तैयार करना होता है और उनकी तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पेपर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो मैं बनाने वाला हूं, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपके जो डाउट्स होते हैं उनको लेकर के सुबह के सुबह आप देखते हैं 9 बजे एक क्लास होती है, बोर्ड पर मैं पढ़ाता हूँ। उसमें मैं बताता हूँ कि भाई जैसे कल मतलब आज जो मैंने आपको बताया होगा, सुबह के 9 बजे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा उसको। उसमें मैंने जो टॉप करने की सीक्रेट होते हैं कि बीए की परीक्षा में आपको कैसे टॉप करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ों के बारे में उसमें हमने चर्चा करी और बहुत ही बारीकी से क्या गलतियाँ आप करते हैं उन गलतियों पर भी मैंने फोकस किया है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, अब हम आज का जो वीडियो है उस पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पुरातत्व का महत्व बताइए। पुरातत्व के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पुरातत्व होता क्या है? पुरातत्व एक प्रकार का विज्ञान होता है जो कि पुरानी चीज़ों का अध्ययन, विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उसकी व्याख्या करने में, उसका विश्लेषण करने में हमारी मदद करता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी खुदाई के माध्यम से जो पृथ्वी के गर्भ में जो चीज़ें छुपी हैं, जो वस्तुएं छुपी हैं, उन्हीं छुपी हुई चीज़ों का, वस्तुओं का पता लगाना, उसका अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना, यही सब एक प्रकार से पुरातत्व के अंतर्गत किया जाता है। और पुरातत्व जो होता है, जब इसका इन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, पता लगाते हैं चीज़ों का, तो मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उसकी व्याख्या करने में खास करके इसका महत्वपूर्ण होता है इन चीज़ों का। तो पुरातत्व यही व्याख्या करता है इसी चीज़ों को, चूँकि अतीत में क्या रहा होगा, कैसे चीज़ें रही होंगी, तो उन्हीं चीज़ों को पता लगाने के लिए पुरातत्व रूपी विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है, इसको थोड़ा सा जानते हैं हम। पहला प्रश्न है पुरातत्व का महत्व। पहला महत्व आप लिखेंगे
कि पुरातत्व की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मानव जीवन के विकास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मनुष्य का जो विकास हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है, किन किन परिस्थितियों में मनुष्य पहले रहा होगा, कैसे कैसे खोजबीन हुई है और किस तरीके से आज का मनुष्य हमारे समक्ष आया है। तो ये जो विकास हुआ मनुष्य का उसको समझने में पुरातत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, पहली महत्व। दूसरा महत्व ये है कि पुरातत्व जो है आपको अनसुनी और अनदेखी वस्तुओं से सामना करवाता है, जो आप कहानियों में सुनते हैं, जो आप इतिहास में पढ़ते हैं, उनको एक प्रकार से साक्ष्यों के द्वारा, उनको प्रमाण के द्वारा एक प्रकार से प्रमाणित करता है, विस्तारित करता है, उसको विश्लेषित करता है। तीसरी बात यह है कि हमारी संस्कृति को समेटे हुए रखती है, जो दीर्घकाल तक अमर हो जाती है, मतलब कि आज जो चीज़ें घट रही हैं वो आगे चल करके भी जानी जाएंगी। तो इस तरीके से पुरातत्व जो होता है पुरानी से पुरानी चीज़ों का पता लगाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उपयोगी होता है, और ऐसी दृष्टि से हमारी संस्कृतियाँ जो होती हैं बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं। ठीक है। चौथा महत्व ये है पुरातत्व का कि पुरातत्व जो होता है वो भूतकाल में एक प्रकार से जो घटी घटनाएं होती हैं, जो भूतकाल में तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हैं, उनके बारे में साक्ष्य के द्वारा प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा पुरातत्व का महत्व इस दृष्टि से भी है कि इसकी मदद से हम भविष्य में जो घटनाएं होने वाली हैं उनका अंदाज़ा भी लगा पाते हैं। इसके अलावा पुरातत्व के द्वारा हम क्या करते हैं, कुछ विशेषताओं में मिट्टी के दाग शामिल हैं, भंडारण गड्ढों, संरचनाओं, और इसके अलावा बाढ़ के स्थान को भी दर्शाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पे कई सारी विशेषताएं होती हैं जिनके माध्यम से हम लोग चीज़ों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। पुरातात्विक जीव जंतुओं और पौधों के अवशेषों का उपयोग उनके निर्वाह और आहार को समझने के लिए करते हैं। तो ये सारी कई महत्व होते हैं पुरातत्व के बारे में, ये बात ध्यान रखेंगे। और इतिहास में लिखे गए चीज़ों को पुरातत्व के द्वारा सूचित किया जाता है, और वास्तव में वो मौजूद था, जो नहीं था, जो इतिहास में लिखी गई बातें हैं वो सत्य हैं कि नहीं हैं, उनको परखने में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है पुरातत्व की। इतिहास सच है या झूठ है, उसको एक प्रकार से पुरातत्व ही उजागर करता है। पुरातत्व पहले आता है जबकि इतिहास पहले उसकी व्याख्या करता है, उसके बाद में आता है। पुरातत्व का निर्माण जो होता है इतिहास के संदर्भ में ही होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए आप प्राचीन इतिहास में इसको पढ़ते हैं। क्लियर। अच्छा, इतिहास में भी दो आपको पढ़ना होता है, एक मध्यकालीन इतिहास या इतिहास और एक एंशियंट हिस्ट्री। तो जो एंशियंट हिस्ट्री होती है उसमें आपको पुरातत्व, पुरालिपि, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है, जो एक प्रकार से आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो आपका केवल हिस्ट्री होता है उसमें केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं। प्राग ऐतिहासिक क्या है भैया। प्राग ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा के जो पुरातत्व शब्द है वो किससे बना हुआ है, आर्कियोलॉजी से बना हुआ है पुरातत्व शब्द। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, प्री हिस्ट्री एज के बारे में। क्योंकि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्री हिस्ट्री, यानी इतिहास से पहले की चीज़ें। प्रागैतिहासिक लिपि प्रारंभ के पूर्व की संस्कृतियों से रिलेटेड है, जबकि इतिहास लिपिबद्ध विवरण से होता है। क्लियर। परंतु भारत में कुछ भिन्न चीज़ें भी आपको स्थितियां मिली हैं। भारतीय पुरातत्व को प्रागैतिहासिक या प्री हिस्ट्री और माध्य ऐतिहासिक दो भागों में हम बांटते हैं। प्रागैतिहासिक जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किया था 1851 ईस्वी में। किसने किया था भैया, एक डैनियल विल्सन नाम के व्यक्ति हैं, उनकी एक पुस्तक है द आर्कियोलॉजी एंड द प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। इस पुस्तक में सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द का, प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग 1851 में डैनियल विल्सन ने किया था। और इसके पूर्व सन आप देखते हैं, मतलब इसके पहले आप देखते हैं कुछ विद्वान, इसके बाद में फिर टर्नल महोदय ने प्रागैतिहासिक काल के समकक्ष एक शब्द दिया। कुल मिलाकर के प्रागैतिहासिक काल मानव की पृथ्वी पर खास करके प्रादुर्भाव से प्रारंभ होकर के प्राचीन परंपराओं की शुरुआत तक चलता है। वस्तुतः अगर बात करें लिपि प्रचलन के पूर्व अर्थात पाषाण काल से संबंधित संस्कृतियों को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब कि पुरातत्व के जो जनक हैं उनका नाम है डी संकालिया। उनके अनुसार अगर देखें तो कहते हैं कि लिपि ज्ञान के पूर्व किसी क्षेत्र, देश या राष्ट्र मानव का इतिहास ही प्रागैतिहासिक काल है। मतलब कि जब तक मनुष्य को लिखने का ज्ञान नहीं था उससे पहले का जो इतिहास है वो होता है। मतलब कि ना तो हमको लिपि कुछ मिली है ना लिखने के कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। फिर उसके बाद में आते हैं आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक जो काल है उसमें हमको लिपियाँ तो मिली हैं, लिखी हुई चीज़ें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह में, लेकिन उनको पढ़ना
पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है, मतलब उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं लोग। लिपियां मिली हैं, ठीक है, और उसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें जो है लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उनको पढ़ने में भी लोग सक्षम हैं। क्लियर। तो वैदिक काल वगैरह। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं कि ये सब चीज़ें जो मिली पुरातत्व में, वो सब प्रागैतिहासिक काल में जो मिली हैं उनमें लिपियों का विकास नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल में आते आते लिपियों का विकास हो जाता है। लिपि मतलब होता है स्क्रिप्ट, मतलब कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं, लिखित साक्ष्य हमको उपलब्ध होते हैं। क्लियर। ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही होता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही चीज़ें। तो यही सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल जो रहा है वो खास करके प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्लियर। ये बात ध्यान रखेंगे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का युग रहा उसको आद्य ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। और जो आपका वैदिक एज शुरू होता है, वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ये सब काल आके आते आते आपका ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, यही इसका मतलब होता है। क्लियर। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है प्रागैतिहासिक। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषताएं बताइए। ताम्रपाषाण संस्कृति जो है, यानी तांबे का विकास जिस संस्कृति में हुआ उसी संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ताम्रपाषाण संस्कृति की अगर बात की जाए तो कई सारी विशेषताएं हैं ताम्रपाषाण संस्कृति की। पहली विशेषता है भैया कि हथियार और उपकरणों के बारे में अगर बात की जाए ताम्रपाषाण कालीन में, तो ताम उत्खनन हुआ चूंकि, तो उससे तमाम सारे हथियार और उपकरण प्राप्त हुए हैं। उनके आधार पर यह पाया गया कि ताम्रपाषाण काल में मानव ने पाषाण और तांबे, ताम्र का दोनों प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते थे। और इस काल के उपकरण आकार में कुछ छोटे हुआ करते थे और इसी वजह से इस काल को लघु पाषाण काल भी बहुत सारे विद्वानों ने कहा है। तो सबसे पहली बात, हथियार और उपकरण इसमें बनाए जा रहे थे तांबे के और पत्थर के। दूसरी बात यह है कि कृषि काम भी आप देखते हैं यहाँ तक आते आते आरंभ हो गया था। और इस काव्य मतलब इस काल में आप देखते हैं भारतीय मानव के ने कृषि के लिए हल का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था ताम्रपाषाण काल में। और गेहूं, चावल, बाजरा और उड़द, इन सभी की खेती भी प्रारंभ हो चुकी है ताम्रपाषाण काल में। तीसरी विशेषता ताम्रपाषाण काल की है पशुपालन। चूंकि कृषि के साथ साथ आप देखते हैं ताम्रपाषाण काल में मनुष्य जो है वो पशु पालना भी सीख जाता है। और खास करके गाय, बकरी, बैल, ऊंट, गधा, इन सभी को पालतू पशु के रूप में एक प्रकार से रखने लगता है। बैल, ऊंट और गधे ये सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे ताम्रपाषाण काल में। तो ये पशुपालन भी प्रारंभ हो जाता है। ये भी एक विशेषता ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की। चौथी जो विशेषता है वो क्या है भाई? चौथी विशेषता है मिट्टी के बर्तन बनाने की विशेषता। क्योंकि तमाम प्रकार के जब उत्खनन हुआ तो उससे तमाम प्रकार के मिट्टी के प्याले मिले हैं, तस्तरियाँ मिली हैं, घड़े मिले बहुत सारे, और तमाम प्रकार के मिट्टी के बर्तन हमको प्राप्त हुए हैं। मतलब हमको नहीं मिले हैं, विद्वानों को मिले हैं, जिन्होंने शोध किया उनको मिले हैं। और इस काल यानी ताम्रपाषाण काल के लोग मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। और खास करके ताम्रपाषाण काल में इस्तेमाल होने वाले जो मिट्टी के बर्तन थे वो नवपाषाण काल के बर्तनों की तुलना में अधिक तरासे हुए और खूबसूरत आपको दिखाई पड़ते हैं। और इस काल के बर्तनों में पशु पक्षियों की, फूल पत्तियों की, इन सभी की चित्रकारी भी की गई है। इससे यह पता चलता है कि इस काल में चित्रकला भी विकसित होने लगी थी। मतलब शुरुआत था चित्रकला का विकास, क्योंकि जब फूल पत्ती और एक प्रकार से पशु पक्षियों के चित्र उस पर अंकित किए जाते थे, तो आप सोचिए कि भाई चित्रकारी तो उस समय विकास हो ही गया होगा। पांचवी विशेषता ये थी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की कि इस समय तक आते आते व्यवसाय और यातायात के साधनों का विकास भी हो चुका था। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जो है भारतीय मनुष्यों का प्रमुख व्यावसायिक व्यवसाय जो रहा वो कृषि रहा है। पशुपालन और सूत काटना भी सीख चुके थे, कपड़े बुनना ये सब जानते थे। और इस काल में आप देखते हैं व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय के हिसाब से करते थे। वस्तु विनिमय मतलब कि हमारे पास, मैं कुछ वस्तुओं को बनाता हूँ, मैं आपको वो वस्तु दे दूंगा और आप जो वस्तु बनाते हैं वो आप हमको दे देंगे। मतलब रुपया पैसा नहीं चलता था। जो चीज़ें मतलब हमारे पास, मान लेते हैं गेहूँ उपज, हमने गेहूँ बोया और आपने मान लेते हैं धान बोया था, तो आपके पास अगर धान है, हमारे पास गेहूँ, तो हम आपस में बदल लेंगे। या कुछ भी वस्तु आप बनाते हैं, आप कपड़ा बनाते हैं, मैं गेहूँ मतलब मैं कृषि करता हूँ तो मैं आपको गेहूँ दूंगा, आप हमें कपड़ा दे देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कोई व्यक्ति दूध का काम करता है तो वो दूध दे देगा और वो दूसरा व्यक्ति उसको गेहूँ दे देगा या कपड़ा दे देगा। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय का व्यवस्था यहाँ पर चलती थी। यातायात के साधन के रूप में नौका और पशुओं के द्वारा जो खींची जाने वाली गाड़ियाँ होती उनका प्रयोग ताम्रपाषाण कालीन तक आते आते विकास हो चुका था। इसके अलावा
छठी विशेषता ये है ताम्रपाषाण कालीन की कि इस समय जो घर बनाने की क्रिया है, गृह निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये भी एक प्रकार से शुरू हो चुकी थी। चूँकि इस काल से के जो उत्खनन हुआ है तो मतलब उससे उसके द्वारा पता चला कि ताम्रपाषाण काल तक आते-आते मनुष्य जो था वो छपरा वगैरह बनाने लगा था। छपरा मतलब समझ रहे हैं, घास-फूस का जो घर होता है उसी को छप्पर बोलते हैं। तो घास-फूस के जो है घरों का निर्माण करने लगे थे। अगर धार्मिक चीज़ों की बात की जाए ताम्रपाषाण काल में, तो धर्म से खास करके धर्म की अगर बात की जाए तो ताम्रपाषाण कालीन मानव जो थे देवी देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा किया करते थे। और उत्खनन से इस बात का भी पता चला है कि इस काल के ताबीज़ जो है मिले हैं उत्खनन के परिणाम स्वरूप। तो इससे पता चलता है कि खास करके ये लोग भगवान को मानते थे। मोहरों पर जो यहाँ के मोहर मिले हैं, सिक्के मिले हैं, मोहरों पर पशु का आकृति मिलती है। इससे पता चलता है कि तत्कालीन मानव जादू टोने पर विश्वास करता था। इसके अलावा वे मातृ देवी की उपासना करते थे। कब्रों में मिट्टी के बर्तन, ताम्र के उपकरण मिलने से इस बात का संकेत भी मिलता है कि वे परलोकवाद पर भी विश्वास करते थे। तो ये थे भैया ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। और खास करके ये संस्कृति आप देखते हैं कि ये सैंधव सभ्यता तक आते आते ये संस्कृति वही मानी जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऋग वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ बताएं। बताएं भाई, ऋग वैदिक संस्कृति क्या थी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ऋग वैदिक संस्कृति की अगर बात की जाए तो ऋग वैदिक संस्कृति ग्राम और कृषि प्रधान रही है। खास करके ऋग वैदिक काल में गांवों के विकास हो चुके थे, कृषि कार्य किया जा रहा था। इसके अलावा ऋग वैदिक काल में आप देखते हैं आर्य लोग जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोध भी कर रहे थे कुछ लोग। ऋग वैदिक धर्म में आप देखते हैं ऐसी उपासना का प्रचलन नहीं था जैसी हड़प्पा संस्कृति में हुआ करती थी। इसके अलावा अगर बात की जाए, देखिए हड़प्पा संस्कृति में जो होता था उसका, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति में आप देखते हैं पशुपति, शिव और मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी, उपासना की जाती थी। जबकि एक प्रकार से आप ऋग वैदिक काल में देखेंगे ऐसा कुछ नहीं था। ऋग वैदिक काल के जो आर्य थे वो युद्ध प्रिय हुआ करते थे, जबकि हड़प्पा वासी शांत प्रिय थे। ठीक है। और हड़प्पा संस्कृति के निवासी तांबे का, धातु का और पाषाण का प्रयोग करते, मतलब तांबे धातु का और पाषाण का प्रयोग करके मतलब उनसे सभी से परिचित थे। जबकि जो ऋग वैदिक संस्कृति के लोग हैं उनकी बात की जाए तो ये सोने, चांदी, कांसे, तांबे, लोहे इन सभी का प्रयोग किया करते थे। ऋग वैदिक आर्य जो थे एक प्रकार से वो अनभिज्ञ थे, किससे, हाथी से, व्याघ्र से, इन सभी से उतने ज़्यादा परिचित नहीं थे। जबकि हड़प्पा संस्कृति के लोग थे। वैदिक आर्य जो थे वो जो है खास करके आघ्र को पूज्य पशु मानते थे, गाय को पूज्य पशु मानते थे। आर्य मछली प्रेमी नहीं थे। जबकि आप देखते हैं हड़प्पा वासी जो थे, अच्छा हड़प्पा संस्कृति में बैल को यानी वृषभ को पवित्र पशु माना जाता है, जबकि वैदिक संस्कृति में गाय को पूज्य पशु माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के लोग प्रिय भोजन के रूप में मछली को खाया करते थे, जबकि जो आर्य वैदिक है मतलब ऋग वैदिक काल के जो आर्य हुआ करते थे मछली नहीं खाते थे, मछली प्रेमी नहीं थे। तो इस प्रकार से हड़प्पा संस्कृति और ऋग वैदिक आर्यों की संस्कृति में बहुत ज़्यादा अंतर आपको दिखेगा। और ख़ास करके आप देखिएगा कि जो ऋग वैदिक संस्कृति है वो हड़प्पा के बाद की संस्कृति, तो वहाँ तक आते आते बहुत सारी चीज़ों का भी विकास हो चुका था। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये रही कुछ मतलब ऋग वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। पांचवा क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के पतन के क्या कारण थे, बताएं। हड़प्पा संस्कृति जो है इसके पतन के क्या कारण थे, कई सारे पतन के कारण थे, तो उन पतन के कारणों को बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पतन देखिए, इसका कारण, पतन के कई सारे कारण हैं। जैसे कि एक तो सबसे पहली बात रही होगी प्रशासनिक शिथिलता। अगर प्रशासन अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वह राज्य ढह जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं थे। हो सकता है कि भाई प्रशासनिक शिथिलता आ गई हो। दूसरा कारण ये रहा होगा कि जलवायु परिवर्तन हुआ हो और हड़प्पा सभ्यता पूरी की पूरी नष्ट हो गई हो। तीसरा कारण बताया जाता है कि भाई बाढ़ आई है, और बाढ़ आने से क्या हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति चूंकि नदियों के बगल थी, सिंधु नदी के, तो इस कारण से जो है वो उसी में नष्ट हो जाती है। इसके अलावा चौथी बात बताई जाती है कि विदेशी व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हुआ होगा और इस कारण से कुछ दिक्कतें आई। इसके अलावा कुछ लोग बताते हैं कि भाई भूतात्विक परिवर्तन हुआ, भूकंप वगैरह आया और इस कारण से भूस्खलन हुआ और चीज़ें जो है सब मतलब वो हो गई, प्रतिकूल हो गई और लोग वहाँ से ख़त्म हो गए।
छठा कारण लोग बताते हैं जो खास करके मतलब हड़प्पा संस्कृति को खत्म करने का या मोहनजोदड़ो संस्कृति के बारे में, वो कहते हैं कि बाह्य आक्रमण हुआ होगा और इस कारण से सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। हालांकि जब आप जो है देखिएगा मोहनजोदाड़ो मूवी देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई बाढ़ आती है और एक प्रकार से सब कुछ नष्ट हो जाता है हड़प्पा पूरा का पूरा। तो ये कई कारण है जो कि एक प्रकार से उत्तरदायी हैं हड़प्पा संस्कृति के पतन के लिए। छठा क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, प्राचीन भारत की मृदभांड संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं? मृदभांड माने होता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। तो मृदभांड माने मिट्टी का बर्तन। तो प्राचीन भारत में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे वो कैसे बनते थे उसके बारे में कुछ चीजें बताएं। तो प्राचीन भारत की मिट्टी के बर्तनों की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो यही जानो कि जो माटी से बने हुए बर्तन होते हैं मृदा से, उन्हीं को मृदभांड कहा जाता है। और उसमें खास करके आप देखते हैं ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति आती है। तो ताम्र पाषाण काल संस्कृति में पीले गेरू रंग के मृदभांड बनाए जाते थे जिसको ओसीपी कहते थे शॉर्ट फॉर्म में। उसके अलावा उड़प्पा के काल में आप देखते हैं लाल मृद भांड बनाए जाते थे जिसको BRW बोलते थे। फिर उत्तर वैदिक काल तक आते आते चित्रित धूसर मृदभांड बनाए जाते थे, PGW। ठीक है। इसके बाद में फिर उत्तरी कालीन मृदभांड बनने लगे, NBPW। फिर उससे मौर्य काल की पहचान की जाती है, खास करके जो उत्तरी काले मृदभांड है NBPW से। और मृदभांड देश के विचित्र स्थलों से प्राप्त हुए हैं जो भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को जानने में हमारी अच्छी मदद करते हैं। तो पुरातत्व में मिट्टी के बर्तनों के विश्लेषण को लागू करके पुरातत्व संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन टिकाऊ होते हैं और पुरातात्विक स्थलों पर लंबे समय तक बचे रहते हैं, जबकि अन्य वस्तुएं सड़ जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जबकि मिट्टी जो होती है, चूंकि मिट्टी से बनी है इसलिए वो सड़ती नहीं है, बहुत दिनों तक बची रहती है। और इस कारण से शायद जो है उनसे हम पुरातात्विक चीज़ों को अच्छे तरीके से जान पाते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तीन चार टाइप के जो है मतलब मिलती हैं चीज़ें, जैसे कि BRW हो गया, OCP हो गया। ठीक है। तो ये सब मिलती हैं। जैसे हड़प्पा युग में आप देखते हैं काले और लाल कलर के बर्तन मिले हैं। प्रारंभिक वैदिक काल से गेरू रंग के बर्तन मिले हैं जिसको OCP बोलते हैं। ठीक है। उत्तर वैदिक काल से चित्रित ग्रे वियर मिला है जिसको PGW बोलते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था। इसके अलावा पूर्व मौर्य युग से मिला है नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बियर जिसको आप बोलते हैं NBPW। फुल फॉर्म होता है नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बियर। ये पूर्व मौर्य काल से प्राप्त हुआ है। मौर्य युग में प्राप्त हुआ NBPW। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी प्राप्त हुई। परवर्ती मौर्य काल में लाल कलर के मिट्टी के बर्तन मिले हैं और गुप्त काल में भी लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी के बर्तन के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। अब जो मिट्टी के बर्तन के प्रकार है उनमें देखिए सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि चित्रित ग्रे वियर, चित्रित ग्रे बियर या पेंटिंग ग्रे बियर जिसको बोलते हैं PGW। PGW क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से। PGW जो मिट्टी का बर्तन है जिसको बोलते हैं चित्रित ग्रे बियर, PGW। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो PGW जानते हैं क्या है? PGW जो होता है जिसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वियर। ठीक है। पेंटेड ग्रे वियर इसका फुल फॉर्म होता है PGW का। ओके। और ये जो पेंटेड ग्रे बियर संस्कृति है पश्चिमी गंगा के मैदान और जो घाघरा का मैदान है, घग्घर हकरा घाटी की जो लौह युग की संस्कृति थी, उस मतलब उसी में आप देखते हैं उससे लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व काल तक जो है इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। चित्रित ग्रे बियर या पेंटेड ग्रे बियर साइट जो है कृषि और पशुचारण के विकास को प्रकट करते हैं। वे भारत के उत्तरी भाग में बड़े पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि को दर्शाते हैं और उत्तर भारत में लौह युग पेंटेड ग्रेवियर कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है और दक्षिणी भारत में यह मेगालिथिक दक्कन टीले से जुड़ा हुआ है। पेंटेड ग्रे बियर की अगर बात करें तो ये कल्चर फेज के बाद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बियर कल्चर में बदल जाता है, NBPW हो जाता है। ठीक है। तो जो पहले PGW है वो बाद में NBPW हो जाता है और महाजनपद काल और मौर्य काल में आकर के NBPW आ जाता है। तो एक प्रकार से ये थोड़ा सा बर्तनों की कलर की बात हो रही है कि भाई पेंट होते थे उस पर और उस पर चित्र होते थे और ग्रे कलर का होता था और उस प्रकार से वो बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। और जब एक प्रकार से NBPW की अगर बात करें तो ये मौर्यकालीन बर्तन हुआ करते थे और इस पर खास करके आमतौर पर इसको खास करके नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बियर कहते हैं। इस पर नॉर्दर्न मतलब उत्तरी भारत के। ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती थी और अक्सर मिट्टी के बर्तनों के उच्चतम स्तर के रूप में जाना जाता है NBPW को। ठीक है।
तो इस प्रकार से ये सब बर्तनों के कुछ प्रकार हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। प्रश्न आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, तो पीजीडब्ल्यू की अगर बात की, पीजीडब्ल्यू जो है ये उत्तर वैदिक काल के बर्तन हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। उत्तर वैदिक काल के बर्तनों पर चित्रकारी हुआ करती थी और ग्रे कलर के बर्तन हुआ करते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उसी को बोलते हैं पीजीडब्ल्यू। क्लियर। 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो है ये इस प्रकार के बर्तन बनाए गए। फिर उसके बाद में जब मौर्य काल आता है, मौर्य काल में आप देखते हैं यही जो बर्तन होता है NBPW के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जो एक प्रकार से ब्लैक पॉलिश्ड हो जाती है इस पर, और उसके बाद में बर्तन बनता है। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन है, भारत में लौह युगीन संस्कृति जो आई इसके बारे में कुछ बताएं। भारत में लौह युगीन संस्कृति के बारे में बताएं। तो भारत में ताम्र कांस्य काल के बाद में आप देखते हैं लौह काल आता है। ताम्र और कांस्य का युग जो ताम्र युगीन संस्कृति है, उसके बाद में कांस्य युगीन, उसके बाद में फिर लौह काल आता है। विद्वानों के अनुसार लौह काल का आरंभ उत्तर तथा दक्षिण भारत में एक साथ नहीं हुआ है, और दक्षिण भारत में पाषाण काल के पश्चात ही लोहे का प्रारंभ हो चुका था, परंतु उत्तर काल में ताम्र काल के बाद जो है वो लोहे का काल आता है। लोहे की खोज की अगर बात की जाए तो विश्व में सबसे पहले हित्ती नामक जाति ने लोहे का उपयोग करना आरंभ किया था, जो एशिया माइनर में लगभग 1800 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व के लगभग निवास करती थी। 1200 ईसा पूर्व के लगभग आप देखते हैं जो खास करके ये जाति थी, हित्ती नाम की जाति, मतलब एक प्रकार से इसने खोज किया, भारत में लोहे का प्रयोग किया। भारत में लौह युग के जन्मदाता के रूप में विद्वानों की धारणा यह है कि लौह काल के लोग पामीर पठार की ओर से आए थे और धीरे धीरे महाराष्ट्र में फैल गए, और कालांतर में मध्य प्रदेश के वनों को पार कर ये लोग बंगाल की ओर फैल गए। इस प्रकार से भारत में लोहे का प्रचलन हुआ। तो लौह युग का निर्धारण को लेकर के विद्वानों ने एक प्रकार से बड़ी धारणा है विद्वानों में। उत्तर भारत में इसका प्रारंभ लगभग ईसा के से लगभग 100 वर्ष पूर्व हुआ होगा, ऐसा लोग बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं 800 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाने लगा। लौह उत्पादन की प्रक्रिया का ज्ञान भारत में जो है बाहर से नहीं आया, बल्कि विद्वानों ने कहा कि लौह उद्योग का आरंभ जो हुआ है वो मालवा और बनास की जो संस्कृति है वहीं से प्रारंभ हुआ है। चूँकि लोहे के साहित्यिक प्रमाण भी मिलते हैं। भारत में लोहे की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए आप देखते हैं साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों को अगर देखेंगे तो दोनों प्रमाण हमको मिलते हैं। यूनानी साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भारत में जब सिकंदर आया था, भारत मतलब आने से पहले एक प्रकार से भारत के लोग लोहे का जानकार थे, लोहे को जानते थे। जब सिकंदर भारत आया था उससे पहले से ही लोहे के बारे में भारत में जानकारी थी। भारत के एक प्रकार से आप देखते हैं जो कारीगर थे वो लोहे के उपकरण बनाने में एकदम से बढ़िया अव्वल दर्जे का चीज़ें बनाते थे। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में भी हमें लोहे के धातु के संकेत मिलते हैं। तो साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि ईसा की 8वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी पूर्व ईसा मसीह के भारतीयों को लोहे का ज्ञान हो चुका था, ठीक है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है लोहे का ज्ञान भारतीयों को था इस प्रकार से। अच्छा, लोहे के पुरातात्विक प्रमाण जो मिले हैं उनमें खास करके आप देखते हैं कि तमाम प्रकार के आलमगीरपुर और तमाम प्रकार के जो पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, काम्पिल, इन सभी स्थानों से, अंतरंजी, खेड़ा से भी मिले हैं। इन सभी के उत्खननों से तमाम प्रकार के लोहे की चीज़ें मिली हैं जिससे पता चलता है कि भाई ये इतने साल पुरानी है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। और क्या क्या मिले जानते हैं? तमाम प्रकार के औजार मिले हैं, जैसे कि अगर बात की जाए तो तमाम प्रकार की चीज़ें मिले, लोहे के बहुत सारे औजार मिले हैं, जैसे तीर मिला है, भाला मिला, खुरपी, चाकू, कटार, बसुली, ये सब मिले हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो है अतरंजी खेड़ा की खुदाई जब हुई तो वहाँ से धातु शोधन करने वाली भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो इस काल मतलब इस संस्कृति का काल लगभग 1000 ईसा पूर्व आप मान सकते हो। और भारत में सोनपुर, चिरांद, इन सभी स्थानों पर जब खुदाई हुई तो वहाँ पर लोहे की बर्छी मिली, छेनी मिली। छीनी बर्छी आप जानते हैं जो ईंटा काटने वाली, तो छीनी बर्छी, तमाम प्रकार की चीज़ें मिली, तमाम प्रकार की कीलें मिली हैं। तो इनका प्रयोग जो है अगर इनका कार्बन डेटिंग करते हैं तो लगभग 700 या 800 ईसा पूर्व निकलता है समय, ठीक है। तो लोहे का विकास इस समय हुआ होगा। ये है लौह युगीन संस्कृति भारत में। अगला क्वेश्चन से 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भारत की प्राचीन लिपियों का नाम बताइए। भारत में प्राचीन लिपियों की अगर बात की जाए तो भारत में आप देखते हैं खास करके आप देखते हैं जो मंदसौर शिलालेख है वहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा, मंदसौर शिलालेख जो है
वो हालांकि उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यशोवर्धन ने इसको बनवाया था, यशोधर्मन ने। विष्णुवर्धन का मंदसौर शिलालेख संस्कृत भाषा और गुप्त लिपि में लिखा गया है ये, और इसका लेखन लगभग 532 ईस्वी में माना जाता है। और आप देखते हैं जो प्राचीन काल की जो लिपियां रही हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लिपि रही है, सबसे पहले ये लिपि के बारे में पूछा गया है ना। मंदसौर शिलालेख से प्रश्न आता है, पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। जो बीए थर्ड ईयर की मतलब जो ईयरली एग्जाम होता है उसमें भी ये सिलेबस था, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था मंदसौर शिलालेख के बारे में, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया उसके बारे में। प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पर, प्राचीन भारत की जो लिपियां हैं उनके बारे में बताएं, उनके नाम बताएं। सबसे पहले भारत में जो सारी वर्तमान लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि जो थी उसी से विकसित हुई हैं। ब्राह्मी लिपि की अगर बात की जाए, अच्छा इतना ही नहीं, तिब्बती, सिंहली और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बहुत सारी लिपियां जो हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही जन्मी हैं। भारत की ही बात छोड़ दीजिए, आप जितने से श्रीलंका, तिब्बत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत सारे देश जो हैं वो ब्राह्मी लिपि से एक प्रकार से ही उत्पन्न हुई हैं लिपियां। ये बात ध्यान, लिपि मतलब होता है लिखने की कला या चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को लिपि कहा जाता है। जैसे हम लोग जैसे आ बोलते हैं तो आ जो है ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन रोमन लिपि वाले ऐसे लिखते हैं आ को, ठीक है। तो हम लोग बा को ऐसे लिखते हैं, वो लोग बा को ऐसे लिखते हैं बी। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उन लोगों का लिपि लिखने का जो शैली है, मतलब उच्चारण की जो ध्वनियों को लिखने का, ध्वनियों का जो प्रतीक है वो अलग है, हमारा अलग है। तो लिपि यही होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती हैं। और लिपि मानव के इतिहास में अगर देखें तो महान आविष्कार में से एक माना जाता है लिपि। और अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में प्राचीन लिपियों में सबसे पहले आप देखते हैं सिंधु लिपि का नाम लिया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं, और इसे सिंधु सरस्वती लिपि या हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह लिपि ब्राह्मी लिपि का पूर्ववर्ती लिपि मानी जा सकती है, और यह लिपि खास करके बैस्ट्रोफोडन शैली का एक उदाहरण है, क्योंकि यह लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती हुई मिली है। तो सिंधु लिपि के उतना ज़्यादा कोई कोई उसको पढ़ नहीं पाया है सही तरीके से। इसके बाद में आती ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का पूर्ववर्ती भाग ही मान सकते हो सिंधु लिपि को। तो जो ब्राह्मी लिपि आती है, ब्राह्मी लिपि की अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि में आप देखिएगा, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है, और एशियाई लिपियों का विकास जो हुआ है ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। देवनागरी जो हिंदी की लिपि है, जिस लिपि में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इन सभी लिपियों का जो विकास हुआ है, इन सभी लिपियों का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। और आपको बता दूं, हिंदी की लिपि, संस्कृत की लिपि, सब की लिपि जो है, या भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं सभी की लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, तिब्बत और श्रीलंका, यहाँ तक कि कोरियाई लिपि जो है उसका भी विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। और इस लिपि को पहली बार 1937 ईस्वी में जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। प्राचीन ब्राह्मी लिपि के उत्कृष्ट उदाहरण सम्राट अशोक के द्वारा ईसा पूर्व की जो तीसरी शताब्दी है उसमें बनवाए गए शिलालेखों के रूप में अनेक स्थानों पर जो शिलालेख अशोक ने खुदवाए थे। अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं, ठीक है, ऐसे धौली का, शहबाजगढ़ी का, मानसेहरा का, कालसी का, जौघड़ का, ठीक है, सोपारा, गिरनार का अभिलेख, तो इन सभी से पता चला है। क्लियर। और इसके अलावा भारत में जो अन्य लिपियां हैं ब्राह्मी के बाद जो ब्राह्मी से बनी है उसमें जैसे खरोष्ठी हो गई, गुप्त लिपि है, शारदा लिपि है, नागरी लिपि जिसमें हिंदी लिखते हैं, जो नागरी लिपि है जो इसमें हम लोग पढ़ते जानते हैं हिंदी, ठीक है। छठी लिपि कलिंग लिपि, सातवीं है ग्रंथ लिपि, फिर उसके बाद में है वट्टे लुतु लिपि, कदम्ब लिपि, तमिल लिपि, तो ये सब लिपियां हैं। और ख़ास करके बात की जाए भारतीय लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, और ख़ास करके लिपि में मुख्य रूप से तीन प्रकार की आजकल लिपियां हैं। जैसे कि तीन प्रकार की लिपियां कौन कौन सी हैं, एक तो लिपि है भैया देवनागरी लिपि, जो उत्तर भारत है और पश्चिम भारत है, जैसे हिंदी भाषा, गुजराती, बंगाली, मराठी, डोगरी, पंजाबी, ये सब जो लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। दूसरी जो लिपि होती है वो होती है द्रविड़ लिपि। द्रविड़ लिपि में आप देखते हैं तेलुगु और कन्नड़ जो भाषा है वो लिखी जाती है। तीसरी लिपि है जो है ग्रंथ, मतलब खास करके तमिल और मलयालम में आप देखते हैं जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो खास करके वो इस लिपि में है, तमिल और मलयालम लिपि खास करके। क्लियर। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये सारी लिपियां हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और लिपियों से आपको प्रश्न अगर पूछेगा एग्जाम में तो आसानी से आप समझ पाएंगे, बता पाएंगे। आगे देखिए,
10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभिलेख से आप क्या समझते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख की अगर बात की जाए तो जब पहले प्राचीन समय में आप देखते हैं जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो सब क्या करते थे? वो जब कोई नई वस्तु बनवाते थे, कोई नई चीज करते थे, कुछ भी नया कुछ करते थे या कुछ जीतते उतते थे, तो पत्थर पर या किसी पत्र पर कुछ लिखवा देते थे, कुछ खुदवा देते थे। तो उसी को एक प्रकार से अभिलेख बोला जाता था। लेख को ही हम अभिलेख बोलते हैं जब वो किसी पत्र पर या किसी लोहे पर, मतलब किसी पत्थर पर, किसी चीज पर, शिला पर, किसी प्रखंड पर लिखवा दिया जाता है, तो उसी को शिलालेख बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो भारत में बहुत से अभिलेख मौजूद हैं, जिनमें आप देखते हैं भारत के अभिलेखों में मौर्य पूर्व के अभिलेख, कुषाण के, मौर्यों के, शुंग, भारत भारत में आप देखते हैं भारत जो है वारत्री, शक, आधुनिक, मध्यकालीन, गुप्त काल के, आंध्र सातवाहन वंश के तमाम प्रकार के अभिलेख मिले हैं। खास करके अशोक के अभिलेखों में 14 अभिलेख मिले हैं, बड़े फेमस फेमस अभिलेख हैं। ठीक है। और ये सब अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, वो अभिलेख जो हैं बड़े फेमस होते हैं। और अभिलेख जो होते हैं इनकी अगर बात की जाए तो अभिलेखों का महत्व ये है कि राज्य शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है अभिलेखों के माध्यम से। पदों और कर की जानकारी मिलती है कि कौन से लोग किस पद पर हुआ करते थे और कर कैसे वसूला जाता था। इसके अलावा अभिलेखों के द्वारा तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती थी। और खास करके अभिलेखों से राजवंशावली की जानकारी भी मिलती थी कि इतिहास का कालक्रम कैसे निर्धारित किया जाता है। ये खास करके अभिलेखों से ही पता चलता है कि भाई किस समय के शासन हो रहे हैं। अच्छा, जो अभिलेख होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शिलाओं पर लिखे जाते हैं, उनको शिलालेख कहते हैं। एक स्तंभों पर लिखवाए जाते हैं, बड़े बड़े स्तंभ बनवा देते हैं, उन्हीं पर खुदवा दिया जाता है, उन्हीं पर लिखवा दिया जाता था जो भी नीतियाँ वगैरह होती थी, तो उसको स्तंभ लेख बोलते थे। और एक होता है गुहा लेख, जो गुफाओं वगैरह में चित्रकारी की जाती थी, पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी, उसमें कुछ खुदवाया लिखवाया जाता था, उसको बोलते थे गुहा लेख। ठीक है। तो इस प्रकार से ये थे कुछ जो है अभिलेखों के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, वो आपके समझ में आ गई होंगी। क्लियर? तो ये है भैया अभिलेख वगैरह से रिलेटेड बातें। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय मतलब जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो तो लगभग 10 की संख्या में हम लोगों ने समझ लिया। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब लघु उत्तरीय प्रश्नों की बारी है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं खंडबाद से पूछे जाते हैं। 8 की संख्या में दिए जाएंगे, जिनमें से केवल 5 प्रश्न आपको करने होंगे, 3 प्रश्न आपको नहीं करने हैं। ये बात ध्यान रखें। तो जो आपको कठिन प्रश्न लगे उन 3 को आप छोड़ दें, जो आपको सरल लगे उनको लिख दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। 10 नंबर का एक प्रश्न होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, अच्छा नंबर मिलता है। देखिए पहला प्रश्न है, आहत सिक्के के संदर्भ में विवेचना कीजिए। आहत सिक्के किसे कहते हैं? अच्छा, आहत सिक्कों की बात करें और चाहे बात करें पंचमार्क सिक्कों की, दोनों का मतलब एक ही होता है। आहत सिक्कों को ही पंचमार्क सिक्का कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के जो हैं वो 500 ईसा पूर्व के लगभग पुराने सिक्के, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक के प्राप्त हुए हैं। और भारत में प्राचीन मतलब प्रचलित प्राचीन मुद्रा और मुद्रा प्रणाली की शुरुआत जो हुई है वो प्रारंभ में चांदी के आहत सिक्के शुरुआत में सबसे पहले बने। तांबे कांसे के सिक्के भी उसी समय उसके थोड़ा बाद में बने। अच्छा, जो आहत सिक्के होते हैं इस पर क्या होता है, आहत सिक्के जो होते हैं धातु के टुकड़े होते हैं, उन पर कुछ चिन्ह या कुछ ठप्पा या कुछ विशेष चीज़ें ठप्पा मार करके या उसको पीट करके उस पर कुछ चीज़ें बना दी जाती हैं, उन्हीं को आहत सिक्के बोलते हैं, जिस पर कुछ मार्क या कुछ चिन्ह लगा दिया जाता है। तो आहत सिक्कों पर चिन्हों के अवशेष भी मिलते हैं, जैसे मछली छाप दी जाती है किसी किसी सिक्के पर, किसी पर पेड़ का चित्र छाप दिया गया, किसी पर आप देखते हैं यज्ञ की वेदी बना दी गई, किसी पर शंख, किसी पर हाथी, बैल, या किसी पर वृत्त बना दिया गया चतुर्भुज, किसी पर त्रिकोण बना दिया गया, किसी पर खरगोश का चिन्ह। तो इस प्रकार से जो आहत सिक्के होते हैं, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, उन पर मोहर लगाई जाती है, तमाम किसी भी प्रकार की मोहर छपा दी जाती है, उन्हीं को पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार के ये राजाओं के द्वारा जारी नहीं किए जाते थे सिक्के, आहत सिक्के। ये व्यापारियों के जो समूह होते थे, व्यापारिक समूह, उन व्यापारिक समूहों के द्वारा आहत सिक्कों को जारी करवाया जाता था। ठीक है, राजा महाराजा लोग इसको जारी नहीं करते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। और जितने भी सिक्के मिले हैं उनमें से अधिकांशतः आहत सिक्के पूर्वी यूपी यानी कि जैसे इलाहाबाद, शाहपुरा के आसपास से मिले हैं। कुछ सिक्के बिहार के मगध से मिले हैं। आहत सिक्कों के प्रचलन से व्यापार में सुदृढ़ता प्राप्त हुई है और नवीन संपन्न वर्गों का उदय भी हुआ है आहत सिक्कों के आने से। अच्छा, आहत सिक्कों की भारत के शुरुआती सिक्कों पर एक प्रकार मतलब शुरुआती सिक्कों का या प्राचीन सिक्कों का एक प्रकार है आहत सिक्का,
छठवीं और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की शुरुआत मानी जाती है कि इसका विकास हुआ होगा आहत सिक्कों का। आहत सिक्कों के इतिहास की अगर बात की है तो इस पे खास करके इन सिक्कों के खास करके दूसरी और छठी शताब्दी के बीच में इन सिक्कों का विकास हुआ। और खास करके आप देखते हैं उसी समय, अच्छा, एक व्यक्ति हैं जो किब्र, उन्होंने कहा कि भारतीय पंच चिन्हित सिक्के ईसा पूर्व की चौथी शताब्दी के मध्य या उससे कुछ पहले के हैं और काबुल गंधार क्षेत्र में खास करके आप देखते हैं अचमे निडस के पंच चिन्हित सिक्के के साथ शुरू हुए थे। 19वीं शताब्दी के प्रस्तावों ने एशिया माइनर में सिक्कों की शुरुआत से स्वतंत्र 1000 ईसा पूर्व के रूप में उत्पत्ति का सुझाव दिया, जब कोई विश्वास नहीं दिया गया है, मतलब इस सभी पर विश्वास नहीं किया गया। और खास करके अगर मोटी मोटा समझे तो दूसरी शताब्दी से लेकर के छठी शताब्दी तक जो है ये सिक्कों का विकास आप मान सकते हो। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो पंच चिन्हित सिक्के हैं जिन्हें पुराण और कसरपण या पाना, ये कई नामों से मतलब इन लोगों को हम मतलब इस सिक्कों को बुलाते थे। इन सिक्कों को मतलब इन सिक्कों के नाम, जैसे इन सिक्कों को पुराण भी कहते थे, कसरपण भी कहते थे, पाना भी कहा जाता था। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे सौराष्ट्र का एक कुबड़ वाला बैल और दक्षिण पंचाल में एक स्वास्तिक या अन्य जैसे मगध में कई प्रतीक मिले हैं। ये सिक्के एक मानक वजन के चांदी के बने हुआ करते थे, लेकिन अनियमित आकार के होते थे, कोई आकार नहीं हुआ करता था। चांदी की सलाखों को काट करके फिर सिक्के के किनारों को काट करके सही वजन बना करके इन सिक्कों को बनाया जाता था। और इसका उल्लेख मनु ने भी किया है, पाणिनि ने भी किया है। और बौद्ध ग्रंथ में जो जातक कथाएं हैं उनमें अगर आप पढ़ेंगे तो भी पंचमार्क सिक्कों के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी आहत सिक्कों के बारे में जानकारी मिलेगी। और खास करके उत्तर की तुलना में दक्षिण में 3 शताब्दियों तक अधिक समय तक जो है खास करके इसका प्रचलन रहा। तो ये थे आहत सिक्के जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कुषाण कालीन सिक्कों की विवेचना कीजिए। कुषाण काल में सिक्के के बारे में क्या चीज़ें आप जानते हैं उसके बारे में बताएं। तो कुषाण कालीन सिक्कों की अगर बात की जाए तो चूंकि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है वो यवन राजाओं ने किया था, और खास करके इन्हें नियमित और पूर्ण रूपेण प्रचलित करने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जा सकता है। कुषाण सत्ता में रोम और अन्य पाश्चात्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक संपर्क बढ़ जाने से निश्चित माप के सिक्कों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, कुषाण राजाओं ने खास करके तमाम प्रकार के स्वर्ण और तांबे के और राजत के सिक्कों का प्रचलन करवाया। और इस प्रकार से ये कुषाणकालीन सिक्का हुआ करते थे जिसमें सोना, चांदी और तांबे इन सभी के सिक्के बनाए जाते थे। अच्छा, कुषाणकालीन राजाओं में आप देखते हैं कुजुल कडफिसस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है। तो कुषाण वंश के संस्थापक हैं सम्राट कुजुल कडफिसस। उनके अगर देखेंगे तो उन्होंने तांबे के सिक्के ही केवल चलवाए थे। और मार्शल को तक्षशिला की खुदाई, मतलब जो मार्शल हैं इतिहासकार हैं, उन्होंने तक्षशिला की जब खुदाई करवाई तो बहुत सारे सिक्के उनको मिले थे। और ये सिक्के 2 प्रकार के थे, काबुल के यवन नरेश हर्मियस के तथा कुजुल यानी कि जो कडफिसस हैं, कुजुल कडफिसस, इन दोनों के सिक्के उन्होंने पाए थे। इन सिक्कों में आप देखते हैं खास करके कई प्रकार की चीज़ें आपको मिली हैं। और कुजुल और हर्मियस के साथ साथ ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि कुजुल पहले हर्मियस की अधीनता स्वीकार करता था और बाद में उसने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी। इस प्रकार से सिक्कों के माध्यम से पता चला है इस सभी बातों का। ठीक है। और कुजुल ने स्वतंत्र शासक बनने के बाद जो सिक्के प्रचलित करवाए थे उनमें खास करके एक मुख्य भाग होता था और एक पृष्ठभाग होता था। यूनानी भाषा में उपाधि सहित नाम कोसानो, कोजालो, कडफिजास उत्कीर्ण करवाया उस सिक्कों में। पृष्ठभाग पर खरोष्टी लिपि में कुजुल, कसस, कुषाण ये लिखवा हुआ मिलता था। ठीक है, मतलब बहुत सारी उपाधियां अपनी सिक्कों पर ये लोग लगवा देते थे। ठीक है। और जो कुजुल किडफिसस का जो सिक्का था खास करके वो 30 ग्रेन वजन का होता था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से मतलब कि अच्छा, ये कुजुल किडफिसस है जो कि कुषाणकालीन शासकों का सम्राट है, उसका संस्थापक कुषाण काल में। लेकिन इसके बाद में फिर आता है बिम किडफिसस। तो सबसे पहले सोने के सिक्के इसने चलवाए थे। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार से जो कुषाण काल में जो सोने के सिक्के चले वो खास करके सबसे पहले बिम कडफिसस ने चलवाए थे। यद्यपि
तांबे के और रजत के सिक्के भी बिम कड़फिसस के मिलते हैं, लेकिन स्वर्ण सिक्कों की संख्या इसके काल में अधिक होती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये थे कुषाणकालीन सिक्कों के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। अच्छा, बिम कड़फिसस का अब तक केवल एक ही रजत का सिक्का एक प्राप्त हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, बिम के सिक्कों पर उत्कीर्ण चिन्ह में खास करके मतलब पूर्णतः भारतीय शैली में होते थे, जैसे शिव की तस्वीर या नंदी की तस्वीर, त्रिशूल की आकृतियाँ और महेश्वर भगवान की उपाधि, इसके अलावा नौस्थित शैव हो, ये सब एक प्रकार से उस पर भगवान शंकर के चीज़ें छपवाई जाती थी। ठीक है, कुषाणकालीन सिक्कों पर, बिम कड़फिसस के सिक्कों पर खास करके। अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर प्रश्न है, गुप्त युग के सिक्के की विशेषता बताएं। गुप्त युग के सिक्कों की विशेषता बताएं भैया। तो गुप्त काल आपको पता होगा हिंदी साहित्य मतलब इतिहास साहित्य या भारतीय साहित्य का एक प्रकार से क्या रहा है, स्वर्ण काल कहा जाता है। और इतिहासकारों का मानना है कि अगर किसी देश का इतिहास जानना है तब तब तक मतलब तब उसके तत्कालीन सिक्कों का प्रचलन आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी देश के इतिहास को आपको समझना है तो वहाँ के सिक्कों, प्राचीन भारत में कैसे सिक्के रहेंगे उनको समझना पड़ेगा। और भारत के सोने की चिड़िया जो भारत को नाम मिला है वो गुप्त काल के इतिहास को पढ़ने के बाद में ही उसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि गुप्त वंश के सिक्के जो थे बहुमूल्य हुआ करते थे। सोने और चांदी के अलावा शीशे के भी सिक्के आपको गुप्त काल से मिल जाएंगे। विदेशी व्यापार की अधिकता के कारण से स्वर्ण भंडार में हमेशा गुप्त काल में वृद्धि हुआ करती थी, और इसी कारण से समाज में स्वर्ण और रजत सिक्कों का प्रचलन, सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन खूब ज़्यादा बढ़ चुका था। तो गुप्तकालीन जो दशा है खास करके वो एकदम से अपने चरम पर थी, इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। और इस काल में आप देखते हैं कि गुप्त वंश में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन अधिक था। इसके अतिरिक्त इस मुद्रा में कलात्मकता भी बहुत ज़्यादा थी। इस समय जारी की गई जो स्वर्ण मुद्राएं थीं उनको दिनार कहा जाता था। इन मुद्राओं के निर्माण में कुषाण वंश द्वारा प्रयोग की गई स्वर्ण की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम हुआ करती थी। मतलब जो कुषाण लोग सोने की मात्रा सिक्कों में देते थे, उस सिक्कों से कम मात्रा में सोना का प्रयोग करके सिक्के बनाए जाते थे जो दिनार कहलाते थे। अब आप देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, उन्होंने शक शासकों को पराजित करके गुजरात राज्य को अपने अधीन कर लिया और तब विजय प्रतीक स्वरूप में चांदी के सिक्के उन्होंने चलवाए थे। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लेकिन यह आम मुद्रा मतलब आदमी के दैनिक व्यवहार के लिए उपयुक्त नहीं थी कि भाई जैसे कि हमको नमकीन खरीदना हुआ तो हम इस सिक्कों को लेकर के जाएंगे खरीद लेंगे, ऐसा प्रयोग नहीं होता था। रोजमर्रा की जिंदगी में आप उन्हें उनमें से मतलब एक प्रकार से केवल आदान प्रदान और कौड़ियों के प्रयोग में से काम चला सकते थे। बाकी जो है ये सिक्के जो थे वो प्रचलन नहीं थे कि भाई उसका आप डेली प्रयोग करें। ठीक है, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था, और इन सिक्कों के एक ओर चंद्रगुप्त का चित्र बना होता था और दूसरी ओर रानी कुमार देवी का चित्र बना हुआ होता था। अपने पूरे शासनकाल में चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, इस प्रकार के 6 सिक्के जारी करवाए, और शुरुआत में इन सिक्कों का वजन जो होता था वो 120 से लेकर के 121 ग्रेन का हुआ करता था। चंद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए जो सिक्के हैं उनमें सबसे अधिक प्रचलित सिक्कों में वह सिक्का था जिसमें खास करके उसके बाएं हाथ में ध्वज मतलब जो पताका थी, और इस चित्र में उसके कुषाण सम्राटों की भांति विदेशी पोशाक धारण किए हुए दिखाया गया है। इस प्रकार चंद्रगुप्त की रानी को भी विदेशी रूप में दिखाया गया उस सिक्के में, तो वो सिक्के ज़्यादा प्रचलन में आए इनके। क्लियर, तो ये है सिक्कों को लेकर के कुछ चीज़ें। अच्छा, कुमार गुप्त के सिक्के भी बड़े फेमस हैं गुप्त शासन में। कुमार गुप्त की अगर बात की है तो गुप्त वंश के एक और शासक हैं कुमार गुप्त, उन्होंने सिक्के भी जारी करवाए। और खास करके जो कुमार गुप्त ने सिक्के जारी करवाए लगभग 14 प्रकार के सोने के सिक्के इन्होंने जारी करवाए थे, और इन सिक्कों पर अधिकतर घुड़सवार की आकृति वाले सिक्के देखे जा सकते हैं। इसके अलावा नाचते हुए मोर भी इन सिक्कों पर अंकित करवाए गए। और अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करते हुए कुमारगुप्त ने स्वयं को एक अच्छे शिकारी और क्षेत्रीय मतलब एक क्षेत्र रक्षक के रूप में सिक्कों पर अंकित करवाया। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वर्ण सिक्के जो हैं गुप्त वंश की प्रतिष्ठा के परिचायक रहे हैं, और 3-4 शासक ही नहीं बल्कि गुप्त काल के अधिकतर शासकों ने सिक्कों में एक प्रकार से सिक्कों को चलवाया और सिक्कों की परंपरा को जीवित रखा, और सोने चांदी के सिक्के बहुत अधिक मात्रा में चलवाए गए। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि। चौथा प्रश्न है, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो रुद्रदामन का गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख जो है इसके बारे में अगर बात की जाए
तो सबसे पहली बात तो सुदर्शन जलाशय गिरनार से भी खास करके मिट्टी एवं पत्थरों की विस्तृत उच्च और संधि रहित दृढ़ पालियों से भली प्रकार चीज़ें मिली हुई हैं। तो रुद्र दामन का जो गिरनार या जूनागढ़ का अभिलेख है, खास करके आप देखते हैं उसमें कई प्रकार की चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। और गिरनार अभिलेख जो है इसमें खास करके आप देखिएगा, इसमें प्रणालियों से अलंकृत किया गया है इसको। और खास करके आप देखते हैं उनके द्वारा बनवाया गया राजाओं के अनुरूप रचना वाली, उसकी दरार से दिखलाई पड़ने वाली प्रणाली से विस्तृत सेतु के गर्भ से लेकर के अभिहत और समुदित राजलक्ष्मी को धारण के गुण के कारण समस्त वर्णों के द्वारा रक्षार्थ स्वामी के रूप में चुने गए। और खास करके किसी मतलब आप देखिएगा कि कुल मिलाकर के अगर गिरनार या जूनागढ़ का जो अभिलेख है इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसमें कई प्रकार की चीज़ें बताई गई। वीर उपाधि के कारण अभिमानी हो जाते हैं ये, जनपदों को अपने बल से अर्जित किया, अनुरागी प्रजा से युक्त थे, पूर्व और अपर आकर और अर्वांत, अनूप, निर्वृत, अनार्त, सुराष्ट्र, तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें लिखी आपको मिलेंगी। सिंधु, सौवीर, इसके अलावा उपरांत, निषाद, कई प्रकार की चीज़ें उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, सब क्षत्रियों में प्रकट, धर्म, अर्थ, काम विषयों के स्वामी, ये सब रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में आपको ये सब जानकारी उनके विषय में मिलेगी। ठीक है, प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध करने वाले, संग्राम के सामने आए हुए समान शत्रु पर प्रहार करने से ना हटने वाले, करुणावश स्वयं आए हुए तथा चरणों पर झुके हुए लोगों को आयु और शरण प्रदान करने वाले रुद्रदामन हैं। तो इस प्रकार से उनकी व्याख्या की गई। दस्यु, व्याघ्र, जंगली पशुओं, रोगों, इन सभी को एकदम से नगर से मुक्त कर देते थे, मतलब उन पर करुणा करते थे। तो इस प्रकार से ऐसे लोग मतलब अत्याचारी नहीं थे, दया भाव भी था उनके अंदर। तो ये सब है गिरनार अभिलेख में चीज़ें यही सब बताई गई हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की विवेचना कीजिए। अशोक के शिलालेखों की अगर बात की तो अशोक के मुख्य रूप से कई सारे शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेखों की अगर बात की जाए तो खास करके अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं और विभिन्न लेखों का समूह होता है। 14 शिलालेख मिले हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि अगर बात की 14 शिलालेखों में तो एक पहला शिलालेख, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से आपको मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए उन 7 समूहों की या 8 भिन्न समूहों की, तो पहला है धौली से जो अभिलेख हमको मिले हैं या जो शिलालेख मिले हैं अशोक के, उसमें अगर बात की जाए तो वो खास करके उड़ीसा में है। धौली अभिलेख इनका जो मिला है उड़ीसा में स्थित है। दूसरा जो मिला है वो शहबाजगढ़ी का अभिलेख जो मिला है ये पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। इसके अलावा तीसरा मिला है मानसोहरा सेहरा अभिलेख, ये शिलालेख ये पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। इसके अलावा चौथा मिला है वो है कलसी अभिलेख। कलसी अभिलेख जो है ये वर्तमान में उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। इसके अलावा पांचवा मिला है इनका, पांचवे की अगर बात की जाए तो पांचवा जो मिला है वो मिला है भैया जौगढ़ का अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ जौगढ़ का अभिलेख जो है उड़ीसा के जौगढ़ में एक प्रकार से स्थित है। इसके अलावा छठा है सोपारा अभिलेख। सोपारा अभिलेख जो है शिलालेख मिला है ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। इसके अलावा एरागुदी अभिलेख जो मिला है, एरागुदी अभिलेख की बात की तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। गिरनार अभिलेख जो मिला है वो काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास है। इसके अलावा केदार पाकिस्तान में स्थित है। सिसु पालघर उड़ीसा में स्थित है। इसी प्रकार से कई सारे जो शिलालेख हैं वो अशोक के मिले हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो मैंने आपको बताया ही था जो गिरनार का मतलब इनका जो था खास करके जो मैंने अभी शुरुआत में बताया था रुद्रदामन का गिरनार या जूनागढ़ का अभिलेख, उसमें रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख जो है वो पश्चिमी क्षत्रप नरेश रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। और शिलालेख गिरनार पर्वतों पर है, जूनागढ़ के निकट स्थित है। 130 से 150 ईस्वी के बीच में खास करके लिखा गया था रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ शिलाओं पर अशोक के 14 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त के भी शिलालेख स्थित हैं और वहीं पर रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख भी स्थित है। उच्च कोटि के संस्कृत गद्य भाषा में लिखा गया है जिसमें सुबंधु दंडी बाण की गद्य शैली का पूर्व रूप देखा जा सकता है। इसकी भाषा सरल है, प्रवाहपूर्ण है, दीर्घ समासों का भी प्रयोग किया गया है, अलंकृत शैली का, नादानात्मक शैली का, तमाम प्रकार की शैली इसमें आपको दिखाई पड़ेगी रुद्रदामन की गिरनार अभिलेख में। ठीक है, और ख़ास करके इस शिलालेख में एक बहुत बड़े सुदर्शन झील या सरोवर का निर्माण की बात कही गई है और इस क्षेत्र में पानी की कमी है। यह भी कार्य जनहित के लिए प्रशंसनीय प्रयास था जो कि रुद्रदामन ने ही किया था। तो ये सब चीज़ें ये जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती हैं।
तो अशोक के शिलालेख जो मिले हैं वो भी जूनागढ़ में शिलालेख मिला है इनका, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में विवेचना कीजिए। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके बारे में कुछ बातें बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके, ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। हरिसेन के द्वारा ही एक प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई और इस लेख को समुद्रगुप्त के द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और वो हार गए तथा उसके अधीन हो गए। वो प्रयाग प्रशस्ति में ही सारी चीजें वर्णित हैं। अच्छा, समुद्रगुप्त जितने भी युद्ध लड़ा था सभी युद्ध जीता था, एक भी युद्ध हारने का वर्णन समुद्रगुप्त के नहीं मिलता है। और जो भी युद्ध समुद्रगुप्त से जिसने भी लड़ा सब के सब हारे और सब उसके अधीन हुए, और वही चीज़ प्रयाग प्रशस्ति में बताई गई है। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने अलग अलग स्थानों पर एरण प्रशस्ति और इसके अलावा ताम्र शासन लेख ये सब भी खुदवाए। और इस प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने, यानी प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का अच्छा विस्तार किया। उसको खास करके क्रांति और विजय के में आनंद आता था समुद्रगुप्त को। और प्रयागराज के अभिलेखों से ये बात भी पता चलती है कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा का प्रारंभ उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 शासकों को परास्त करके किया था, जिसमें नागसेन, अच्युत, गणपति ये भी शामिल थे। और जो समुद्रगुप्त ने विजय की थी उन विजयों के द्वारा समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश तथा गंगा यमुना का जो दुआब क्षेत्र है उसको अपने कब्जे में भी ले लिया था। 9 शासकों का पूर्ण उन्मूलन कर दिया था, क्योंकि केंद्रीय प्रदेश के स्पर्धी राज्यों को बिना पूर्णता परास्त और उन्मूलन किए उसके लिए आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसीलिए इसने कोई मतलब ये नहीं कहा कि भाई तुम हमारे में मिल जाओ या ऐसे हो, तुरंत उनको कब्जिया लेना, उनको हरा देना एकदम से, ठीक है। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें वर्णित है कि समुद्रगुप्त ने नेपाल, असम, बंगाल इन सभी के सीमावर्ती और आरबिक में उसने उत्तर में गाजीपुर से जबलपुर और विंध्याचल क्षेत्र तक अधिकार कर लिया था। दक्षिण में वो एक प्रकार से जो बहुत सारे राजा हैं दक्षिण के उन सभी को जीत लिया। कवि हरसेन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में पल्लवों पर विजय अभियान का उल्लेख भी करते हैं कि पल्लवों पर भी एक प्रकार से विजय प्राप्त करी थी समुद्रगुप्त ने। और दक्षिण पथ में अपनी दिग्विजय यात्रा में सबसे पहले दक्षिण कोमल नरेश महेंद्र को पराजित किया था। जो कौशल नरेश थे महेंद्र, उनको पराजित किया। उसके बाद में महाकांतर के व्याघ्र राज को अपने अधीन कर लिया। और कुल मिलाकर के समुद्रगुप्त जो था वो भारत से बाहर भी युद्ध किया। अफगानिस्तान के शासकों को हराया, शकों को हराया जो मध्य एशिया में थे, यानी रसिया वसिया तक। कुषाणों के राज्यों में अपनी सत्ता फैलाई। एक चीनी स्रोत से ज्ञात होता है कि गुप्त ने दक्षिण में लेना नरेश मेघवर्धन के दूत से प्राप्त निवेदन पर संदेश गया में विशाल बौद्ध मंदिर में और बिहार में बनवाया गया। प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त को अजातशत्रु की उपाधि भी दी जाती है। अजातशत्रु मतलब एक प्रकार से उसने अपने सभी शत्रुओं को पराजित किया। उसी बहादुरी और युद्ध कौशल के आधार पर आज भी वह भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि जो काम नेपोलियन ने यूरोप में किया था वही काम भारत में एक प्रकार समुद्रगुप्त ने किया। या यूँ कहे कि समुद्रगुप्त से तुलना नेपोलियन की जानी चाहिए, जबकि नेपोलियन से तुलना समुद्रगुप्त की बहुत कम है, फीकी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये है समुद्रगुप्त भैया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, ब्लैक एंड रेड बियर कल्चर जिसको बोलते हैं BRW, ये क्या है? ब्लैक एंड रेड बियर कल्चर ये मृदभांड का यानी मिट्टी के बर्तन का एक प्रकार हुआ करता था। और अगर इसकी बात की जाए किसकी भैया, BRW की, तो BRW जो बर्तन थे, ठीक है, BRW की अगर बात की तो हड़प्पा युग की मिट्टी के बर्तनों को मोटे तौर पर 2 भागों में हम बांटते हैं। इसी को बोलते हैं ब्लैक एंड रेड बियर कल्चर। सादे मिट्टी के बर्तन और चित्रित मिट्टी के बर्तन, ये 2 प्रकार के बर्तन हुआ करते थे। चित्रित मिट्टी के बर्तनों की विशेषता यह थी कि 2 सतह पर रंग ही होता था, एक आंतरिक और बाहरी। बाहरी जो होता था मतलब काला, मतलब एक पर बाहरी मतलब एक पर काला, एक पर एक प्रकार से लाल, 2 टाइप के बर्तन होते थे। एक सतह पर काला और एक सतह पर जो है लाल। बाहरी सतह पर आप देखते हैं लाल और अंदर की सतह पर काला कलर का जो बर्तन बनाया जाता था उसको बोलते थे BRW टाइप का बर्तन। और आप देखिएगा कि इसमें जो लाल रंग का उपयोग किया जाता था और जो है वो पृष्ठभूमि को चित्रित करने के लिए किया जाता था, और लाल रंग की पृष्ठभूमि पर डिजाइन और आंकड़े बनाने के लिए चमकदार काले रंग का उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें बनाई गई।
ब्लैक एंड रेड बियर कल्चर जो है उत्तरी और मध्य भारतीय उपमहाद्वीप की एक उत्तर औंस युग और खास करके प्रारंभिक लौह युग पुरातात्विक संस्कृति के तहत मानी जाती है। अच्छा, कुछ मिट्टी के बर्तनों को छिद्रित किया गया था, तल में एक बड़ा छेद और किनारों पर छोटे छोटे छेद बनाए जाते थे। और इसका इस्तेमाल शराब को छानने के लिए शायद किया जाता रहा होगा, ऐसा जो है विद्वान लोग बताते हैं। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग 3 उद्देश्यों के लिए करते थे। BRW यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग BRW मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग खास करके मुख्य रूप से अनाज और पानी के को रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, और खास करके आमतौर पर आधे इंच से भी कम आकार के छोटे जहाज़ों का उपयोग सजावटी उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। तो कई प्रकार के ब्लैक एंड रेड बियर होते थे। आंतरिक पेंदी जो होती थी वो काले रंग से बनाई जाती थी, जो बाहरी आवरण होता था वो लाल रंग से रंगा जाता था। उसी मिट्टी के बर्तन को ब्लैक एंड रेड बियर कल्चर कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, पुरातत्व स्थल से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व स्थल से आप क्या समझते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरातत्व स्थल क्या होता है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। बताइएगा सभी लोग, पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व 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 की अगर बात की जाए तो उसको क्या बोलते हैं भैया? पुरातत्व स्थल। पुरातत्व के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पुरातत्व क्या होता है। एक विज्ञान होता है जो कि पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है और मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो वही होता है पुरातत्व स्थल। स्थल होते मतलब जमीन जायदाद। ठीक है, पुरातत्विक स्थल की अगर बात करें तो कोई भी स्थान जिसमें अतीत में मानव गतिविधि के भौतिक अवशेष होते हैं उसी को एक पुरातत्विक स्थल कहा जाता है। पुरातत्व स्थल एक प्रकार से जिनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है उन्हें प्रागैतिहासिक पुरातत्व स्थल कहा जाता है। और इन साइटों में पत्थर की खदानें, राख कला और गांव शहर शिविर स्थल, महापाषाण काल पत्थर, ये सब स्मारक, प्राचीन कब्रिस्तान, ये सब शामिल हो सकते हैं। ये स्थल ऐतिहासिक पुरास्थल होते हैं जिनका उपयोग पुरातत्विक अपने शोध में सहायता के लिए करते हैं। ये स्थल घनी आबादी वाले शहरों में या जल स्तर के बहुत नीचे पाए जाते हैं। कई ऐतिहासिक स्थल भी मिले हैं जैसे कि जिसमें जहाज के टुकड़े, युद्ध के मैदान और तमाम प्रकार के कब्रिस्तान, ठीक है, मीलें, कारखाने, ये सब मिले हैं, तो उनको ऐतिहासिक स्थल बोलते हैं। तो एक पूरा मतलब कि एक प्रकार से प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल जिसमें जिनको चीज़ों पर आप जो भी लिखा पढ़ा है उसको आप नहीं पढ़ पाएंगे। एक आद्य ऐतिहासिक या ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल जिसमें चीज़ें मिली हैं उनको आप पढ़ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मिले हैं। पुरातात्विक स्थलों में हड़प्पा सभ्यता, नालंदा विश्वविद्यालय, जैसलमेर का किला, टेराकोटा सेना, रिचर्ड 3 की कब्र और खास करके रिचर्ड 3 जो थे उनकी कब्र मिली है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु का। इसके अलावा ओल्हुवाई जॉर्ज और अल्तामीरा की गुफा, पुराने ज़माने की यहूदी हस्तलिपियाँ, ये सब पुरातत्व के स्थल हैं जो कि प्राप्त हुए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही होते हैं पुरातत्व के स्थल, यानी जहाँ से हमको चीज़ें प्राप्त होती हैं उसी को बोलते हैं। तो ये सब भैया भैया लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की तो केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनमें से 2 प्रश्न आपको करने होंगे। खंड 7 से 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है, भारत में निम्न पाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न पाषाण या नवपाषाण काल की प्रमुख संस्कृति के बारे में पूछा गया है। अगला प्रश्न, नवपाषाणिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट तत्वों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, इंडो ग्रीक साम्राज्य के सिक्कों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न पर भी चर्चा होगी। तो ये सब प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। राजनीति विज्ञान का भी मॉडल पेपर मैंने दे दिया, पेपर 2 का, पेपर 1 का ऑलरेडी पहले से दिया था। प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं वीडियो, अभी 2 दिन पहले ये वीडियो आपके समक्ष आई है, आप इसको देख लीजिएगा। एजुकेशन का मॉडल पेपर अगर नहीं देखा है, पेपर 2 का शैक्षिक सांख्यिकी वाला, इसको भी मैंने दे दिया, इसको देख लीजिएगा। मैंने हर एक सब्जेक्ट का जो है लगभग मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिया, मतलब कि 5th सेमेस्टर का। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आप बहुत बहुत धन्यवाद।